अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन को पूरी दुनिया की आलोचना का शिकार होना पड़ा। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अमेरिका ने इसे चीन की उकसावे वाली कार्रवाई बताया। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और इस मामले में उनका देश हिंदुस्तान से संपर्क में है। यही नहीं, इस मामले पर पेंटागन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीन को लताड़ लगाई। I can tell you that DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC. पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि चीन लगातार अमेरिका के सहयोगियों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। It does reflect, though, and it's important to point out the growing trend by the PRC to assert itself and to be provocative in areas directed towards U.S. allies and our partners in the Indo-Pacific. And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners. वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव को कम करने का आह्वान किया। वैसे अमेरिका लगातार चीन की मुखालफत करता रहा है, जबकि पिछले कुछ साल में भारत और अमेरिका के संबंध भी काफी मजबूत हुए हैं। क्वाड का गठन भी इसीलिए किया गया था ताकि चीन की चालबाजियों पर नकेल कसी जा सके। लिहाजा अमेरिका ने तवांग में चीन के घुसपैठ करने की कोशिश को गलत ठहराया। साथ ही ये भी कहा कि चीन और भारत जिस तरह आपसी बातचीत से सीमा विवाद के मुद्दे को हल कर रहे हैं, उस पर भी अमेरिका की नजर है। We are glad to hear that both sides appear to have quickly disengaged from the clashes. We are closely monitoring the situation. We encourage India and China to utilize existing bilateral channels to discuss disputed boundaries. हालांकि भारत और अमेरिका की चेतावनी के बाद भी चीन सुधरेगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन की सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीमा विवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकती है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर शांत था, लेकिन जैसे ही भारतीय सैनिकों के हाथों चीनी फौज की पिटाई का वायरल वीडियो सामने आया, उसने चुप्पी तोड़ दी। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत पर ही सीमा रेखा लांघने का आरोप जड़ दिया। प्रोपेगेंडा में माहिर ग्लोबल टाइम्स ने एक सीनियर कर्नल लोंग शाहुआ के हवाले से कहा कि भारतीय सैनिक गैर कानूनी तरीके से LAC के इस पार आ गए, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों को रोकने की कोशिश की। चीनी सेना ने समझदारी और शक्ति से भारतीय सेना को वापस भेज दिया। इसके बाद चीन की सेना ने LAC पर हालात सामान्य करने की कोशिश की। हालांकि साल 2017 में हुआ डोकलाम विवाद हो या फिर जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसा, ग्लोबल टाइम्स ने हर बार लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखे और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। लेकिन इस बार जितनी देर और कम शब्दों में ग्लोबल टाइम्स ने प्रतिक्रिया दी है, उससे लगता है कि चीन की सरकार भी भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद से शर्मिंदा है। हिंद महासागर में कुछ दिनों पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआंग वांग 5 यहां से बाहर निकल गया, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। यही नहीं, इस जासूस जहाज के वापस जाने और तवांग में हुई झड़प को जोड़कर देखा जाने लगा। आशंका जताई जाने लगी कि ये जासूसी जहाज तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को देखते हुए ही हिंद महासागर में दाखिल हुआ था। दरअसल 6 दिसंबर को चीन का ये जासूसी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हुआ था, जबकि भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प 9 दिसंबर को हुई थी। ऐसे में इस जहाज की हिंद महासागर में मौजूदगी को तवांग में हुई झड़प के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट निगरानी में सक्षम इस चीनी जहाज की हलचल पर नजर रखे हुए थी, जबकि अगस्त में हम्बनटोटा बंदरगाह पर इस जहाज के रुकने की वजह से भारत और श्रीलंका के बीच भी राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। न्यूजीलैंड में युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए वहां की सरकार ने एक कानून का सहारा लिया, जो 43 के मुकाबले 76 वोट से संसद से पास हो गया। अब जनवरी 2009 या उसके बाद जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को तंबाकू नहीं बेचा जाएगा, जिसकी वजह से सिगरेट खरीदने की न्यूनतम उम्र समय के साथ बढ़ती रहेगी। यानी 50 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति सिगरेट खरीदेगा तो उसे अपने 63 साल के ज्यादा उम्र का होने का सबूत देना होगा। इस तरह धीरे धीरे न्यूजीलैंड में सिगरेट पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।
असल में न्यूजीलैंड ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने का टारगेट रखा है। नए कानून बनने के बाद तंबाकू के खुदरा दुकानों की संख्या 6000 से घटकर 600 हो जाएगी। क्योंकि न्यूजीलैंड में 8% वयस्क नियमित रूप से सिगरेट पीते हैं, इसलिए तंबाकू से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए ऐसे कानून की जरूरत महसूस की गई। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस की सेना बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। बर्फबारी शुरू होने के साथ ही रूस बेलारूस ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी सेना के टैंक बर्फ में युद्धाभ्यास करते नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में पुलिस डिपार्टमेंट के एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने से पुलिस वेयरहाउस में रखे कई अहम दस्तावेज राख हो गए। अफ्रीकी देश कोंगो में बारिश आफत बनकर बरस रही है। राजधानी किंशासा में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं भूस्खलन से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इटली की सड़कें क्रिसमस के लिए सज रही हैं। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए राजधानी रोम में एक खास क्रिसमस ट्री लगाया गया है। इस ट्री पर लगी लाइट साइकिल की मदद से पैदा की गई बिजली से रोशन होती हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के दोनों सदनों के सभी सांसदों ने हिस्सा लिया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे, बीजेपी सांसदों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान बैठक में पीएम मोदी का स्वागत है कि नारे भी लगाए गए। बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी सांसदों ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल को भी शानदार जीत के लिए बधाई दी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए सीआर पाटिल की तारीफ की। उन्होंने जीत का श्रेय गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष को दिया। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों की ओर से खुद को सम्मानित किए जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि इस सम्मान के हकदार गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के सीआर अध्यक्ष सीआर पाटिल को अभिनंदन करना है। पीएम मोदी ने कहा कि सीआर पाटिल ने कभी फोटो नहीं खिंचवाया, बल्कि वो मंच के पीछे रहकर संगठन के लिए काम करते रहे। पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों को कहा कि इसलिए गुजरात में जीत का श्रेय मुझे नहीं बल्कि पाटिल को दीजिए। पूरे गुजरात के कार्यकर्ताओं को उन्होंने श्रेय दिया। हम बहुत बहुत आभारी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बैठक में G20 की तैयारी के लिए भी सभी सांसदों को एकजुट होने का निर्देश दिया। पीएम ने सांसदों को G20 के आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपने योगदान देने को भी कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं ने एक बैठक की। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद रहे। बैठक के लिए मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पार्टी नेताओं का जमावड़ा हुआ। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। इस दौरान यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों सहित आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद नेताओं ने त्रिपुरा और कर्नाटका सहित अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर भी विचार विमर्श किया।